everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the Law वाला चैनल, जहां पर आज हम चैप्टर नंबर 8 को पढ़ने वाले हैं। लास्ट सेगमेंट्स में हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं कि कैसे कोर्ट किसी पर्सन की अपीयरेंस को कंपेल कर सकता है। वहां हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 और हम साथ ही साथ चैप्टर नंबर 7 भी पढ़ चुके कि कोई चीज का प्रोडक्शन है ना, कोई चीज का प्रोडक्शन हो गया, कोई डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन या कोई थिंग का प्रोडक्शन हो गया, तो कोर्ट उस चीज की अपीयरेंस या उस चीज का प्रोडक्शन कोर्ट में किस तरीके से सुनिश्चित कर सकता है। सो आई होप आपने लास्ट सेगमेंट्स बहुत अच्छे से डील किए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जब किसी पर्सन को कन्विक्ट किया जा रहा है या उसे रिलीज किया जा रहा है तो क्या कोर्ट एक बॉन्ड पर उसे रिलीज कर सकता है, ये शर्त डालते हुए कि जब तुमको कन्विक्शन से फ्री किया जाएगा या जब तक अभी तुम्हारा कन्विक्शन चल रहा है तब तक तुम पीस रखने वाले हो और गुड बिहेवियर ऑब्जर्व करने वाले हो। इसे हमें कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के साथ, जिसका वन शॉट मैंने इस सेशन पे ऑलरेडी ले रखा है, तो एक बार जाके इस सेशन को आप जरूर देखिएगा। That is Probation of Offenders Act in one shot. So without wasting any time, let's begin with this session, क्योंकि आज का हमारा सेशन थोड़ा लंबा रहने वाला और काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आज हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत सारी फैक्चुअल चीजें आने वाली है जो हमें ध्यान रखना है while dealing with the session। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 में क्या पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 106 से लेके 124 तक का अपना जर्नी आज हम तय करने वाले हैं। इस सेगमेंट में स्टूडेंट्स हमारे सामने 4 चीजें आने वाली है। क्या आने वाली है? 4 चीजें आने वाली है। ये चैप्टर एक्सक्लूसिवली डील करता है कि कोई पर्सन को कोर्ट बोल सकता है कि भाई आप सिक्योरिटी दीजिए। क्या दीजिए? सिक्योरिटी दीजिए। सिक्योरिटी देते क्यों है स्टूडेंट्स? ताकि हम उस पर्सन को बोल सके कि आप पीस रखेंगे, दैट इज टू कीप पीस, एंड सेकेंड कैन बी टू ऑब्जर्व द गुड बिहेवियर, कि आप अच्छा आचरण करेंगे बाहर जाकर या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए हम आपको रिलीज कर देंगे, आपको वो अच्छा आचरण ऑब्जर्व करना है बाहर। क्लियर? तो फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर व्हाट कैन कोर्ट डू? कोर्ट कैन टेक द सिक्योरिटी फ्रॉम whom? फ्रॉम द पर्सन हु इज बीइंग कन्विक्टेड और हु इज बीइंग ट्राइड। इसके चैप्टर के अंदर, दैट इज चैप्टर नंबर 8 में स्टूडेंट्स हमें 4 चीजें देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? 4 चीजें देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिक्योरिटी किस चीज के लिए ली जा रही है, व्हाई, व्हेन, बाय whom एंड फॉर व्हाट ड्यूरेशन। क्या टाइम पीरियड रहेगा जितने टाइम पीरियड के लिए हम एक पर्सन से सिक्योरिटी ले सकते हैं कि इतने टाइम तक के लिए आपको गुड बिहेवियर या फिर पीस रखना है, दैट इज गुड बिहेवियर ऑब्जर्व करना है या फिर पीस रखना है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब हमने सिक्योरिटी पढ़ लिया तो क्या कोर्ट बिना कोई इंक्वायरी के किसी पर्सन को छोड़ देगा, मतलब सिक्योरिटी लेके उस पर्सन को रिलीज कर देगा? आंसर इज नो। उससे पहले एक पर्टिकुलर प्रोसीजर चलता है। क्या चलता है? एक प्रोसीजर चलता है, मतलब उस पर्सन को कोर्ट के सामने बुलाया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स वहां पे होती है इंक्वायरी। क्या होती है? इंक्वायरी। इंक्वायरी के दौरान अब कोर्ट देखने वाला है कि क्या हमें गुड पीस के लिए एंड पीस, गुड बिहेवियर के लिए एंड पीस रखने के लिए क्या हमें यहाँ पे सिक्योरिटी लेने की सच में आवश्यकता है या नहीं है। एंड देन फाइनली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ द कोर्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? कोर्ट के पावर्स पढ़ने वाले हैं। कोर्ट के पास क्या क्या पावर रहने वाला है। So this is how I have divided the segment, and now let's have a glimpse over the specific one chart or a one glance chart of chapter number 18। इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर नंबर 18 का चार्ट बनना चाहिए। एक बार मैं आपको इस पूरे चार्ट से इंट्रोड्यूस कर दूं, फिर हम वन बाय वन हर सेगमेंट को डील करने वाले हैं। सी, फर्स्ट मैंने इसको डिवाइड किया है कि सिक्योरिटी कौन कौन सी सिचुएशन में ली जाएगी। 5 sections exclusively deal with that when security will be taken। कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में हम सिक्योरिटी ले सकते हैं, और सिक्योरिटी किस तरीके से लेंगे, तो जाहिर सी बात है कोर्ट यहाँ पे एक ऑर्डर पास करने वाला। ऑर्डर कैसा होगा स्टूडेंट्स? राइटिंग में होगा। सेक्शन 106 ने बोला है जब किसी पर्सन की कुछ पर्टिकुलर मैटर्स में कन्विक्शन हो रही है, उस पर्सन से कोर्ट क्या कर सकता है? सिक्योरिटी ले सकता है। सेक्शन 107 में बोला है हम उस पर्सन से सिक्योरिटी ले सकते हैं फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस। ये क्या है स्टूडेंट्स? अदर केसेस में है। 108 में बोला है हम उस पर्सन से सिक्योरिटी ले सकते हैं फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर फ्रॉम ऐसा पर्सन हु हैज बीन डिसमेंटिंग द सेडिशियस मटेरियल। आए दिन कंट्री के अगेंस्ट कुछ ऐसे स्लोगन्स दे रहा है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहा है, या कोई सेडिशियस मटेरियल को, सेडिशियस मैटर को डिसमेंट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पब्लिक एट लार्ज में, विच इज नॉट गुड फॉर द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री।
क्लियर? 108 क्या डील करता है? वी कैन टेक द सिक्योरिटी फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर फ्रॉम द सस्पेक्टेड पर्सन. From a suspected person, the court is under a suspicion that this particular person has committed any offense or is about to commit an offense. तो 109 मिलेंगे. 1010 में a security can be taken for good behavior from an habitual offender. Habitually he commits any offense. तो कौन से, क्या सब केसेस में habitual offender से हम 1010 में security ले सकते हैं? Answer is no, because there are some particular offenses as related to IPC that have been mentioned under section 110. प्रोसीजर है हमारा पार्ट नंबर 2. क्या प्रोसीजर कोर्ट यहाँ पे अपनाने वाला है? अगर जिस पर्सन को हम ऐसा ऑर्डर दे रहे हैं, जिस पर्सन के अगेंस्ट हम ऐसा ऑर्डर पारित कर रहे हैं, अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट है तो, और अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो, और जब ऑर्डर पास कर दिया है तो हम कॉपी लेंगे ऑर्डर की. किस किस को देंगे? 111 में मेंशन्ड है. मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि कुछ सिचुएशंस में वो बोल सकते हैं कि जिस पर्सन को हम ऑर्डर पे रिलीज करना चाहते हैं, भैया तुम्हारी पर्सनल अटेंडेंस हमारे कोर्ट में आवश्यकता नहीं है. पॉइंट नंबर 3 है कि जब ये प्रोसीजर चलेगा स्टूडेंट्स, एक इंक्वायरी होगी. क्या होगी? इंक्वायरी किस चीज की होगी? तो 116 ने बोला इंक्वायरी एज टू द ट्रूथ ऑफ द इंफॉर्मेशन. ट्रूथ ऑफ द इंफॉर्मेशन की जो इंफॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट के पास आई है वो बिल्कुल सही है. द पर्टिकुलर पर्सन हैज कमिटेड दैट ऑफेंस और नॉट. क्लियर है? एंड अगर वो इंफॉर्मेशन प्रूव हो जाती है दैट यस द पर्टिकुलर पर्सन हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, देन इन दिस केस 2 सेक्शंस में अप्लाई. दैट इज आइदर ऑफ द 2 सेक्शंस में अप्लाई. 117 अप्लाई करेगा जहां कोर्ट को महसूस होता है हाँ जी हमें तो सिक्योरिटी उस पर्सन से लेनी जरूरी है फॉर कीपिंग द पीस, सच सिक्योरिटी और द ऑर्डर इज नेसेसरी, देन 117 विल अप्लाई. इफ इट इज फेल्ट दैट नो सच ऑर्डर इज नॉट नेसेसरी, देन 118 विल अप्लाई. अब सबसे बड़ी चीज जो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स इन सेक्शंस में एक पर्सन को सिक्योरिटी पे रिलीज कर रहे हैं, वो टाइम पीरियड स्टार्ट कब से होगा? कब से उस पर्सन को हम बोलेंगे अच्छा ठीक है नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व गुड बिहेवियर, अच्छा ठीक है नाउ यू हैव टू कीप पीस, तो ये कब से अप्लाई होगा? एंड 120 कहता है जब कोर्ट ऐसा बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उस बॉन्ड के कंटेंट्स क्या होने वाले हैं? क्या होंगे? देखो कंटेंट्स की बात करूं स्टूडेंट्स तो हमने काफी सारे कंटेंट्स की बात करी. जब हम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो वहां पर भी कंटेंट डिस्कस करेंगे. कंटेंट हम इससे पहले FIR के फॉर्मेट में डिस्कस कर चुके हैं कि FIR में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए. एज वेल एज इफ यू रिमेंबर हम पुलिस डायरी की, जब हमने पुलिस डायरी की बात की थी तो हमने वहां पर भी डिस्कस किया था क्या क्या कंटेंट्स उस पर्टिकुलर पुलिस डायरी में होने चाहिए. वैसे कि वैसे इस बॉन्ड में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए ये आएगा सेक्शन नंबर 120 में. देन फाइनली वी विल डिस्कस द 4th सेगमेंट दैट इज कोर्ट के कुछ पावर्स हैं. कोर्ट के पावर्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? तो यहां इन्होंने बोला है कोर्ट के पास पावर है कि 121 में वो श्योरिटीज रिजेक्ट कर सकते हैं. मुझे अगर कोर्ट बेल पे रिलीज करना चाहते हैं, मुझसे सिक्योरिटी लेना चाहता है और मैं किसी अपने नोन पर्सन को वहां पे ले जाके श्योरिटी दिलवाती हूँ, कोर्ट बोल सकता है नहीं मैम दिस पर्सन इज नॉट फिट, हम तो इस पर्सन को आपका श्योरिटी रखेंगे ही नहीं. वी डू नॉट एक्सेप्ट सच श्योरिटीज. और मैं पहले ही बता चुकी हूँ सिक्योरिटी पैसे के फॉर्मेट में दी जाती है, सिक्योरिटी यस पैसे के मामले में पैसे के थ्रू दी जाती है, एंड श्योरिटी एक पर्सन आके आपकी देता है. दैट इज टू से गारंटी. श्योरिटी कौन दे सकता है? एक साक्षात व्यक्ति जिसके हाथ पैर नाक कान गला हो वो आके दे सकता है. ठीक है. 122 में कोर्ट का क्या पावर है कि वो इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं ऐसे पर्सन को जिसने डिफॉल्ट कमिट कर दिया है ऐसा सिक्योरिटी पे करने में. 123 में कोर्ट के पास पावर है कि वो उस पर्सन को रिलीज कर सकते कब? इवन इफ उसने फेलियर कर दिया है सिक्योरिटी देने के लिए, उसको रिलीज कर सकते हैं एंड कुछ सिचुएशन में हम उसका वो बॉन्ड कैंसिल भी कर सकते हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सम हायर कोर्ट्स. हायर कोर्ट्स मींस हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, CJM, DM, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या इन सब में से किसी के पास भी पावर है जो कि हमारा कोई जो बॉन्ड है उसको क्या कर सके, उसको कैंसिल कर सके. सो दिस इज गिवन अंडर 121. आई होप इट इज विजिबल. ओके, क्लियर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 124 जो बोलता है सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड. हम 106, 107, 108, 109 एंड 110 में कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पढ़ने वाले हैं. उतने टाइम पीरियड तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी देना पड़ेगा. लेकिन ये टाइम पीरियड क्या किया जा सकता है? अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड के लिए क्या हम इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं? 124 बात कर रहा है सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड.
जो बॉन्ड में टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है उसके लिए क्या फर्दर कोर्ट ऐसी कोई सिक्योरिटी ले सकता है? तो 124 की जब बात करेंगे, सेक्शन को रीड करेंगे तो अच्छे से हम समझने वाले हैं। पूरे ही सेगमेंट को मैं आपको बहुत अच्छे से चार्ट बना के समझाने वाली हूँ, एक एक पॉइंटर्स को हम पढ़ने वाले हैं। जो यहाँ पे आज का हमारा फोकस रहने वाला है वो 123 का रहने वाला है। 123 को हो सकता है हम डायरेक्ट से रीड आउट भी करें। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कौन से सेक्शन में किस पर्पस के लिए लिया जाएगा? फॉर दिस पर्पस यू मस्ट हैव योर बैरेक्ट, यू मस्ट हैव योर बैरेक्ट, बिकॉज 106 में स्टूडेंट्स कुछ लिस्ट दे रखी है हमको, कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस के या कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस के कन्विक्शन के दौरान कोर्ट क्या कर सकता है, यहाँ पे सिक्योरिटी ले सकता है किसी पर्सन से। सो सेक्शन 106 कहता है स्टूडेंट्स दैट एक चीज सुनो स्टूडेंट्स, जब भी किसी पर्सन से सिक्योरिटी ली जाती है उसका इफेक्ट क्या होता है? उसका इफेक्ट ये होता है कि उस पर्सन को डिस्चार्ज किया जाता है, उस पर्सन को डिस्चार्ज किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस पर्सन को एक्विट कर रहे हैं, वी आर जस्ट डिस्चार्जिंग दैट पर्सन, दैट इज टू से अगर हमें फर्दर एविडेंसेस मिले तो हम उस पर्सन को क्या कर सकते हैं, आगे कभी भी ट्राई कर सकते हैं। सो सेक्शन 106 ये कहता है कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब क्या? सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 के अंडर जो भी ऑफेंसेस दे रखे हैं, अगर उन ऑफेंसेस के लिए किसी पर्सन का कन्विक्शन होता है तो यहाँ पे सिक्योरिटी ली जा सकती है। उस पर्सन को बोला जा सकता है भैया बॉन्ड एग्जीक्यूट कीजिए आप विद और विदाउट श्योरिटी। विद और विदाउट श्योरिटी, देखो बॉन्ड एग्जीक्यूट करना मतलब सिक्योरिटी लेना। बॉन्ड एग्जीक्यूट करते मतलब वहां से कोर्ट क्या कहने वाला है, उस पर्सन को पैसे जमा कराओ, 25,000 रुपए सिक्योरिटी दीजिए। सिक्योरिटी का मतलब ही आपको समझना है, सिक्योरिटी बोलते ही मतलब दिमाग में पैसे आना चाहिए। आपको पता है जब भी हम कहीं पर रेंट पे रहते हैं तो हमारे पीजी ओनर्स हो गए या हमारे लैंडलॉर्ड्स हो गए, क्या बोलते हैं हमको, मैडम पहले ना 1 महीने का एडवांस सिक्योरिटी दे दीजिए। क्यों लेता है वो हमसे सिक्योरिटी? क्योंकि कल को जब हम घर छोड़ के जाएंगे एंड मान लीजिए अगर घर में कोई तोड़फोड़ की गई है, देन हाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू सेट ऑफ द अमाउंट ही हैज टेकन द सिक्योरिटी। तो वो देखेगा कितना हमने जो है यहाँ पे तोड़ा फोड़ा किया है, तो जो हमने सिक्योरिटी दी है उससे वो सारी चीजों को वापस रिपेयर करवा सकते हैं। सो सिक्योरिटी मींस एक अमाउंट लिया जाता है। तो एग्जीक्यूट करेंगे बॉन्ड हम, मतलब सिक्योरिटी पे जब पर्सन को रिलीज किया जाएगा तो एक कोर्ट की इच्छा है कि वहां पे विद श्योरिटी विदाउट श्योरिटी भी रिलीज किया जा सकता है। विद श्योरिटी मतलब एक पर्सन को लाया जाएगा, वो आपकी गवाही देगा, यस, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ साथ एक पर्सन को भी बुलाया जा सकता है कि भैया वो आपके लिए एक गारंटी देगा कि हाँ ठीक है मैं इसका ध्यान रखूंगा, ये कहीं जाएगा नहीं, अगर कुछ ऐसा होता है तो आप मुझे बुला सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय श्योरिटी। श्योरिटी जनरली कहाँ चाहिए होती है? बेल के वक्त चाहिए ही चाहिए होती है। ओके, एंड मान लीजिए अगर कन्विक्शन सेट असाइड हो गया अपील में तो बॉन्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वॉइड हो जाएगा। कौन सा पॉइंट? जो कि हमने इन कोर्ट्स के साथ एग्जीक्यूट किया है। सो कौन से कोर्ट को ऑर्डर है सेक्शन 106 में ऐसा बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए? कोर्ट ऑफ सेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एपेलेट कोर्ट या फिर रिविजनल कोर्ट, जब वो कोर्ट अपना रिवीजन का पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। कितने टाइम पीरियड तक के लिए ऐसा बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जा सकता है? 3 साल तक के लिए। जिस दिन पर्सन का वो कन्विक्शन खत्म होगा, अभी हम पढ़ने वाले हैं कमेंसमेंट, सेक्शन नंबर 190 पढ़ेंगे कब से जो है ड्यूरेशन यहाँ पे कमेंस होने वाला है, क्लियर है? तो यहाँ पे नॉट 120 इट इज 119 में हम पढ़ेंगे कि कब से वो ड्यूरेशन कमेंस होता है। तो जिस दिन वो हमारा कन्विक्शन खत्म होगा उसके 3 साल तक बाद तक उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा? पीस मेंटेन करना है। अब यहाँ पे कौन कौन से ऑफेंसेस दे रखे, कोर्ट्स के नाम बहुत अच्छे से याद रखना स्टूडेंट्स, एग्जाम में पूछा जाता है। और वो कौन कौन से सेक्शंस या कौन कौन से आईपीसी के ऑफेंसेस है जिसमें अगर पर्सन ने ऑफेंस किया है तो यहाँ पे 106 में कन्विक्शन के बाद उससे 3 साल तक का बॉन्ड भरवाया जाएगा कि वो ऐसा पीस मेंटेन करेगा, कहीं पर कुछ उदमबाजी नहीं करनी है, बदमाशी नहीं करनी है। सो 106 का सबसेक्शन 2 पढ़ रही हूँ। Offenses referred under subsection 1 are A. Any offense punishable under chapter 8 of IPC other than offenses punishable under section 153A or 153B or 154. क्लियर है? तो एनी ऑफेंसेस जो कि पनिशेबल है सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 8 ऑफ आईपीसी के अंडर, अदर देन ऑफेंसेस कौन से? 153A और 153B एंड 154 के अलावा जो भी हमारे चैप्टर नंबर 8 ऑफ आईपीसी में ऑफेंसेस है उन सब के लिए जब भी किसी पर्सन का कन्विक्शन हो रहा है तो उसके बाद उसको बोला जा सकता है 3 साल तक के लिए आपको पीस मेंटेन करना, ऐसा सिक्योरिटी, ऐसा बॉन्ड एग्जीक्यूट कीजिए। पॉइंट नंबर बी, एनी ऑफेंस विच कंसिस्ट ऑफ और इंक्लूड्स असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स और क्रिमिनल मिसचीफ।
C. Any offense of criminal intimidation. D. Any offense which caused or was intended or known to be likely to cause breach of peace. जहां पर peace का क्या हो रहा है, breach हो रहा है. And D. Any other offense. Right, D. जो 4 पॉइंट्स है हमारे पास A से लेके D तक, वो 4 पॉइंट्स है किसके अंडर, सबसेक्शन 2 के अंडर, जिसके कन्विक्शन होने के बाद कन्विक्शन पूरा इम्प्रिजनमेंट का जो आपका ड्यूरेशन है जब वो खत्म कर लेंगे, 119 में टाइम दे रखा है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 3 साल तक के लिए पीस ऑब्जर्व करना है उस पर्सन को. सेक्शन 106 ये बोलता है. सेक्शन 107 बोलता है अदर केसेस में. बाकी दूसरे केस में कोर्ट क्या कर सकता है, यहाँ पर उस पर्सन को सिक्योरिटी पर रिलीज कर सकता है दैट ही इज गोइंग टू ऑब्जर्व पीस. अगर मैटर कैसा है, उसने कोई ब्रीच ऑफ पीस किया, डिस्टर्ब किया पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, या रॉन्गफुल एक्ट किया है जिससे कि ब्रीच ऑफ पीस हुआ है, तो यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 साल तक के लिए उस पर्सन को बोलेंगे कि भैया आपको यहाँ पर 1 साल तक के लिए पीस ऑब्जर्व करना है. 108 क्या कहता है स्टूडेंट्स, 10 देखो स्टूडेंट्स, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. 107 में इंफॉर्मेशन कैसी आई है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, दैट अ पर्सन इज लाइकली टू कमिट अ ब्रीच ऑफ पीस और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और टू डू अ रॉन्गफुल एक्ट और दैट मे प्रोबेबली ओकेजन अ कॉज ऑफ ओकेजन अ ब्रीच ऑफ पीस और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी. मतलब ये लाइकली है, क्या है, ये लाइकली है कि ऐसा हो सकता है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलेगा 1 साल तक के लिए आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है कन्विक्शन हमने 106 में पढ़ा, कन्विक्शन, और कन्विक्शन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है कि भैया ये ऐसा ऑफेंस हो सकता है, तो उसको बोल देंगे 1 साल तक के लिए पीस मेंटेन करना है. ओके. 108 कहता है गुड बिहेवियर फ्रॉम द पर्सन डिसमेंटिंग सेडिशियस मटेरियल. हम ऐसे पर्सन से सिक्योरिटी ले रहे हैं जो कि कैसा मटेरियल डिसमेंट कर रहा है, सिडिशियस मटेरियल या सिडिशियस मैटर डिसमेंट कर रहा है. तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, इंफॉर्मेशन ये मिल रही है दैट द पर्सन डिसमेंट कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है ऐसा मटेरियल पब्लिश करने के लिए जो कि पनिशेबल है 124A ऑफ आईपीसी, 153A बी और 295A ऑफ आईपीसी. इसके अंदर डिसमेंट कर रहा है या फिर क्या कर सकता है, ऐसा अटेम्प्ट कर रहा है जो कि मैटर कंसर्न करता है किससे, मैटर कंसर्निंग टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन और डिफेमेशन अंडर योर आईपीसी. नेक्स्ट बोल रहा है ऐसा कुछ मेक कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, सेल कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या, ऑब्सीन मैटर अंडर सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी. तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसे बोलेंगे 1 साल तक के लिए ऐसा बॉन्ड एग्जीक्यूट कीजिए. गुड बिहेवियर के लिए हम किसी पर्सन से सिक्योरिटी ले सकते हैं अगर वो पर्सन सस्पेक्टेड पर्सन है. किस चीज के लिए सस्पेक्टेड है, सस्पेक्टेड है क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है दैट द पर्सन इज टेकिंग प्रिकॉशंस टू कंसील हिमसेल्फ और टू कंसील हिज प्रेजेंस एंड ही इज डूइंग एनी एक्ट टू कमिट द कॉग्निजेबल ऑफेंस. कि एक पर्सन क्या कर रहा है, खुद को छुपाता हुआ घूम रहा है क्योंकि वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने की तैयारी में है, तो सस्पेक्ट किया जा रहा है ऐसा कि वो पर्सन हो सकता है ऐसा ऑफेंस कमिट कर दे. तो सेक्शन 109 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस पर्सन को अपने कोर्ट में बुलाएंगे और बोलेंगे भैया सुनो, एक आप सिक्योरिटी दे दीजिए, कोर्ट में सिक्योरिटी जमा कर दीजिए, बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दीजिए ताकि, और बॉन्ड किसका एग्जीक्यूट करना है, गुड बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे आप अगले 1 साल तक. 110 ने ये बोला है गुड बिहेवियर के लिए हम किसी पर्सन से सिक्योरिटी ले सकते हैं. कौन लेंगे, यहां पर भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेंगे. किससे लेंगे, हैबिचुअल ऑफेंडर से. और ये हैबिचुअल ऑफेंडर कौन से ऑफेंसेस का है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है क्योंकि ये रॉबर है, हाउस ट्रेसपास है, ये स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है या फिर प्रोटेक्ट कर रहा है या हार्बर कर रहा है थीव्स को, कमिट और अटेम्प्ट्स किडनैपिंग कर रहा है, अबडक्शन करता है, एक्सटॉर्शन करता है, डेकॉइटी करता है, मिसचीफ नॉट डेकॉइटी, मिसचीफ चीटिंग एंड ब्रीच ऑफ पीस. तो जहां हमें पता है कि ये पर्सन जनरली ऐसे ऑफेंसेस करता आ रहा है, हैबिचुअल ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया इसको, तो उस पर्सन से क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक बॉन्ड पे सिक्योरिटी ले सकते हैं कि भैया आप अगले 3 साल तक के लिए क्या करेंगे, गुड बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे. अगले 3 साल तक, अच्छे से ध्यान देना, 110 में भी 3 साल तक है, बाकी
सब में 1 ईयर है, लेकिन 106 एंड 1010 में 3 ईयर्स है। एंड 111 ये कहता है कि जब भी ऐसा ऑर्डर आ रहा है 107, 8, 9 एंड 10 के अंदर, क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर दे रहे हैं, वो हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। प्लस इस ऑर्डर में आप बताइए कि कितना अमाउंट है बॉन्ड का, मतलब कितना रुपए का सिक्योरिटी लिया है, कितने टर्म तक के लिए आपने उसको रिलीज किया है, एंड अगर कोई आपने श्योरिटी लिया है तो उस श्योरिटी का कैरेक्टर बताइए, क्लास बताइए एंड नंबर ऑफ श्योरिटीज बताइए, कितने लोगों की आपने वहां गवाही दिलवाई है। ठीक है, सो दिस इज योर सेक्शन नंबर 106 to 1010। आपके लिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि सेक्शन नंबर पता होना चाहिए, कौन से सेक्शन में किस पर्पस के लिए हम सिक्योरिटी पे रिलीज कर रहे हैं, कौन सा कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकता है, टाइम ड्यूरेशन। 106 से लेके 110 तक ये ऐसे 5 सेक्शन है जिसमें एक एक एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पे कोर्ट एक प्रोसीजर अपनाएगा। किस मामले में प्रोसीजर अपनाएगा स्टूडेंट्स? कोर्ट प्रोसीजर अपनाएगा जब पर्सन जिसके अगेंस्ट हमें ऑर्डर पास करना है, अगर वो प्रेजेंट है, कोर्ट में प्रेजेंट है, कोर्ट उसको रीड आउट कर देंगे सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर। अब हमारे कोर्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने जो अक्यूज पर्सन है वो ऑलरेडी प्रस्तुत है, जिसके अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर पास करना है। मान लीजिए हैबिचुअल ऑफेंडर है, सस्पेक्टेड पर्सन है, या फिर 107 का कुछ ऐसा मैटर है। तो यहाँ पे जब कोर्ट को लग रहा है कि इस पर्सन के अगेंस्ट हमें ऑर्डर पास करना है, वो ऑलरेडी कोर्ट में है, तो कोर्ट क्या करेगा? उसको वो ऑर्डर के सब्सटेंसेस रीड आउट कर देंगे और हम उसको क्या कर देंगे? एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन मान लीजिए अगर कोर्ट में वो पर्सन प्रेजेंट ही नहीं है, कोर्ट में अगर वो पर्सन प्रेजेंट नहीं है, देन व्हाट इज कोर्ट गोइंग टू डू? यहाँ पे मैजिस्ट्रेट शैल इशू दी समन। क्या करेंगे? समन इशू किया जाएगा मैजिस्ट्रेट द्वारा। एंड मान लीजिए इफ ही इज इन कस्टडी, मतलब ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में है, या तो पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में है, देन कोर्ट इज गोइंग टू इशू दी वारंट। वारंट किसको इशू करेंगे? देखो, समन तो मतलब हम उसको बोलेंगे सेल्फ अपीयर हो जाओ, तमीज से आ जाइए। और मान लीजिए अगर वो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या इशू करने वाला है? वारंट इशू करेगा, पुलिस को इशू करेगा, पुलिस ऑफिसर को, कि आप अपने थाने से या जेल से उसको उठा के लेके आइए। एंड मान लीजिए अभी कस्टडी में नहीं है, क्या नहीं है? कस्टडी में नहीं है, कस्टडी में नहीं है, लेकिन लग रहा है कि वो ऐसा कमिट कर सकता है ब्रीच, तो भी कोर्ट यहाँ क्या कर सकता है? वारंट इशू कर सकता है। अगर हमें पता है कि पर्सन ऐसा है कि भाई समन से आ जाएगा, एंड मान लीजिए समन से नहीं आएगा, भाई थोड़ा घातक प्रकृति का है, तो कोर्ट यहाँ पे वारंट जारी कर सकता है, इवन इफ इज इन कस्टडी और इवन इफ इज इन नॉट इन कस्टडी, देन द कोर्ट मे इशू दी वारंट ऑल्सो। कोर्ट क्या कर सकता है? वारंट इशू कर सकता है, जो कि कस्टडी में नहीं है और लग रहा है रीजन टू फियर ऑफ द कमीशन ऑफ द ब्रीच ऑफ एनी सच ऑफेंस और ब्रीच ऑफ पीस। क्लियर? जब भी 113 में ऑर्डर दिया जाएगा, जब भी 113 में ऑर्डर दिया जाएगा, 114 के अनुसार ऐसे ऑर्डर की कॉपी के साथ और क्या क्या होने वाला है? समन रहेगा एंड ऑर्डर रहेगा। समन और ऑर्डर की कॉपी भी हमको भेजनी है। कौन से ऑर्डर की कॉपी के साथ? जो ऑर्डर हमारे मैजिस्ट्रेट्स 110 में 106 से लेके 110 के अंदर जो भी पारित कर रहे हैं, उसके साथ साथ समन और वारंट के साथ आपको वो ऑर्डर की कॉपी भेजनी है जब आप 113 में ऐसा ऑर्डर पारित कर रहे हैं। एक बार सेक्शन नंबर 112 एंड 113 पढ़ेंगे। 112 क्या बोलता है? If the person in respect of whom the order is made is present in the court, it shall be read over to him, and if he so desires, the substance shall be explained to him. उसको बताइए, समझाइए। है कोई जिसको इंग्लिश या हिंदी नहीं समझ आती तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए एक एक पॉइंट। 113, if such person is not present in the court, the magistrate shall issue summon. समन इशू करेंगे requiring him to appear, कि भैया आराम से तमीज से आ जाओ क्योंकि हमें तुम पे विश्वास है, तुम आ जाओगे। और when such person is in custody, जब ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में है, a warrant directing the officer in whose custody he is to bring him to the court. Not necessary this is police officer. कोई भी उस ऑफिसर को हम क्या करेंगे? एक वारंट देंगे और बोलेंगे कि उस पर्सन को लेके आइए जो आपकी कस्टडी में है। क्लियर? प्रोवाइजो पढ़ो। Provided that whenever it appears to the magistrate upon the report of the police officer, पुलिस ऑफिसर ने ऐसा रिपोर्ट दिया या other information that there is a reason to fear the commission of the breach of peace, कि हमें fear है कि ऐसा breach of peace हो सकता है, and that such breach of peace cannot be prevented, ऐसे ब्रीच पीस के ब्रीच को हम प्रिवेंट कर ही नहीं सकते हैं, अदरवाइज देन इमीडिएट अरेस्ट, कि भैया इस पर्सन को अगर हमने टाइम पे अरेस्ट नहीं किया तो ये पर्सन कोई पीस को ब्रीच कर देगा। The magistrate may at any time issue the warrant of his arrest.
उस पर्सन के अरेस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, हम वारंट जारी कर सकते हैं एज पर 113। 114 कहता है एवरी समन और वारंट इशूड अंडर 113। जो हम समन या वारंट इशू कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो हमने समन इशू किया, यहाँ पे हमने वारंट इशू किया, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, शैल बी accompanied by the copy of the order made under 111। 111 में जो हम ऑर्डर दे रहे थे, जो हम क्या दे रहे थे, राइटिंग में ऑर्डर दे रहे थे, उसके वो भी आपको साथ भेजनी पड़ेगी। एंड सच कॉपी शैल बी डिलीवर्ड बाय द ऑफिसर सर्विंग और एग्जीक्यूटिंग सच समन और वारंट टू द पर्सन सर्व विद और अरेस्टेड। सिंपल सी चीज है, जो पर्सन, जो ऑफिसर समन और वारंट क्या करेगा, सर्व करेगा, वही पर्सन ऐसे ऑर्डर की कॉपी भी उस पर्सन को सर्व करने वाला है जो ऑर्डर हमने अंडर सेक्शन 111 पास किया है। क्लियर। 115 कहता है मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि क्या कर सकते हैं, वो पर्सन की पर्सनल अपीयरेंस को क्या कर सकते हैं, डिस्पेंस कर सकते हैं। जब कोर्ट के सामने पर्सन प्रेजेंट हुआ एंड अगर जब कोर्ट ने उससे पूछा दैट टेल अस व्हाई वी शुड नॉट एग्जीक्यूट अ बॉन्ड अगेंस्ट यू, क्यों आपके अगेंस्ट ऐसा बॉन्ड हमें नहीं एग्जीक्यूट करना चाहिए फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर, तो वहां पे 115 में मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो या तो उस पर्सन को पर्सनली बुला सकते हैं कि तुम पर्सनली आ जाओ, या फिर उस पर्सन की अटेंडेंस को डिस्पेंस करके हम बोल सकते हैं कि आप प्लीडर के थ्रू अपीयर हो सकते हैं, आप प्लीडर के थ्रू अपीयर हो जाइए। इज इट क्लियर? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम चलेंगे अगले प्रोसेस की तरफ, दैट इज इंक्वायरी। क्या कंडक्ट हो रही है यहाँ पे, इंक्वायरी कंडक्ट हो रही है अंडर सेक्शन 116। पहले हमें ये समझना है कि इंक्वायरी कंडक्ट की क्यों जा रही है। इंक्वायरी इसलिए कंडक्ट की जा रही है क्योंकि मैजिस्ट्रेट देखना चाहते हैं कि 111 में हम जो ऑर्डर पारित कर रहे हैं, उस ऑर्डर को पारित करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट रीजंस और सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं कि नहीं है। तो उसके लिए पहले कोर्ट क्या करने वाला है, उसके लिए पहले कोर्ट यहाँ पर क्या करेगा, एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऑर्डर कौन से सेक्शन के अंडर पारित किया जा रहा है, 111 में। 111 में 106 से लेके 1010 के पर्पस के लिए ऑर्डर पास हो रहा है, तो ऑर्डर कहाँ आता है, 111 में पास हो रहा है ऑर्डर। ओके, 116 का एक बार जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। इट सेज, आई मीन टू से फर्स्ट सबसेक्शन पढ़ेंगे, व्हेन एन ऑर्डर under 111 has been read and explained to him as per 112 to a person present in the court, or when the person appears or is brought before magistrate, मतलब उसको अरेस्ट करके लेके आए, पकड़ के लेके आए, in the compliance with 113, क्योंकि 113 में हमने वारंट इशू किया था, तो पुलिस उसको पकड़ के लेके आई। The magistrate shall proceed to inquire into the truth of the information upon which the action has been taken and to take such further evidences। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकता है, इंक्वायरी करेगा ट्रूथ के लिए, एंड चाहे तो फर्दर एविडेंसेस भी ले सकते हैं, तो ये इंक्वायरी कंडक्ट कौन करेगा मैम, लिखने की भी जरूरत नहीं थी, हमें तो आपने डे 1 से बताया है कि इंक्वायरी हमेशा मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं मैजिस्ट्रेट, बिकॉज इंक्वायरी एंड ट्रायल आर द पार्ट ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड इन्वेस्टिगेशन इज द पार्ट ऑफ पुलिस प्रोसीडिंग। ओके, सो इंक्वायरी हमेशा मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करते हैं। कब कंडक्ट करेंगे, जब ऑर्डर पास किया जा रहा है सेक्शन 111 में। कब, आफ्टर रीडिंग द सब्सटेंस अंडर 113 और आफ्टर द पर्सन इज प्रोड्यूस्ड अंडर सेक्शन 113, व्हेन द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्स, व्हेन द मैजिस्ट्रेट इश्यूज द वारंट, और द पर्सन अपीयर्स व्हेन द मैजिस्ट्रेट इश्यूज द समन। देखो समन इशू करेंगे तो वर्ड अपीयर यूज करना है आपको, एंड जब मैजिस्ट्रेट यहाँ पे वारंट इशू करेंगे तो आपको वर्ड यूज करना है ब्रॉड, क्योंकि समन से हमेशा पर्सन अपनी स्वेच्छा से आता है, अपनी मर्जी से आता है, बट व्हेन इट कम्स टू सेक्शन 113 तो यहाँ पे उस पर्सन को पकड़ के लेके जाया जाता है, क्योंकि वारंट है ना, वारंट है तो वारंट में खुद से नहीं आता है, कोई ऑफिसर उसको अरेस्ट करके लेके आ रहा है। एक चीज जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है, प्री में अक्सर सवाल आता है कि 116 में जब स्टूडेंट्स इंक्वायरी हो रही है तो इंक्वायरी का मैनर क्या होगा, what will be the manner of the inquiry which is conducted under section 116। तो section 116 ये कहता है कि आपकी ये इंक्वायरी सेम उस मैनर से होगी जैसे हम ट्रायल कंडक्ट करते हैं या एविडेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं समन केस में। जिस तरीके से समन केस की ट्रायल होती है या समन केस में जिस तरीके से हम एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक वैसे ही सेक्शन 116 में हम इंक्वायर करने वाले हैं। इज इट क्लियर? ओके, जब इंक्वायरी कंप्लीट हो गई, दैट इज आफ्टर इंक्वायरी,
इंक्वायरी डन हो गई, इंक्वायरी के बाद कौन सा स्टेज आता है, ट्रायल का स्टेज आता है, लेकिन 116 उसकी इंटरमीडिएट स्टेज है। बोला आफ्टर इंक्वायरी हैज बीन डन एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द आफ्टर इंक्वायरी एंड बिफोर कंप्लीशन, आफ्टर कमेंसमेंट एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। ये वर्ड क्या है स्टूडेंट्स, आफ्टर कमेंसमेंट, जब हमारी इंक्वायरी क्या हो गई, कमेंस हो गई, स्टार्ट हो गई, और इससे पहले कि इंक्वायरी खत्म हो, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, इंक्वायरी का टाइम पीरियड मान लो 15-20 दिन अभी इंक्वायरी चली है, तो उस पर्सन को हम कहाँ रखेंगे, वो पर्सन आया है ना, उस पर्सन को हम कहाँ रखेंगे फिर, क्योंकि कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हुआ है, वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस क्या अपियर हुआ है, उसको लेके आए हम वारंट पे अरेस्ट करके, तो उस पर्सन को कहाँ रखेंगे, जब तक हमारी इंक्वायरी कंप्लीट ना हो, स्टार्ट तो हो गई लेकिन इंक्वायरी कंप्लीट ना हो, तब तक कोर्ट क्या कर सकता है, उस पर्सन के साथ बॉन्ड एग्जीक्यूट कर सकता है अंटिल द इंक्वायरी कंक्लूडेड, कि जब तक इंक्वायरी कंक्लूड नहीं होती है आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। या फिर और कोर्ट एंड नॉट और, एंड क्या करेगा, उस पर्सन को डिटेन करके रखेगा। कब तक डिटेन करके रखेगा, अंटिल द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड, अंटिल द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड। और इस इंक्वायरी को कंडक्ट करने का टाइम पीरियड क्या दे रखा है, ड्यूरेशन ऑफ द इंक्वायरी इज 6 months। 6 months के अंदर ये इंक्वायरी एज टू द ट्रुथ ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट द मैजिस्ट्रेट हैव रिसीव्ड, इस इंक्वायरी को विद इन 6 months यू हैव टू फिनिश। बट व्हाट इफ द इंक्वायरी इज नॉट कंडक्टेड इन 6 months, इज नॉट कंप्लीटेड इन 6 months, 6 months में कंप्लीट नहीं हुई, तो now the matter or the inquiry stands terminated। क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 6 months द डिटेंशन इन द कस्टडी विल ऑल्सो एक्सपायर, कि भाई जब आप इंक्वायरी नहीं कंडक्ट कर पाए, जब इंक्वायरी आपकी टर्मिनेट हो चुकी है, जब मैटर आपका टर्मिनेट हो चुका है, तो ये जो बॉन्ड था, जो डिटेंशन कर रखा था आपने इस पर्सन को कस्टडी में, वो भी क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्सपायर हो जाएगा। क्लियर है, सुप्रीम में सवाल आ सकता है 116 में इंक्वायरी कंडक्ट करने का टाइम पीरियड क्या है, इट इज ओनली एंड ओनली 6 months। क्लियर। तो हम ये बात कर रहे थे कि जब आपकी इंक्वायरी स्टार्ट होगी और जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं बॉन्ड या फिर डिटेन कर सकते हैं उस पर्सन को। एंड ऐसा किया क्यों जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि हम उस पर्सन को प्रिवेंट कर सके ब्रीच कंडक्ट करने से, ब्रीच ऑफ पीस को कंडक्ट करने से हम उस पर्सन को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, या फिर वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब ना करे, ये चीज इंश्योर करने के लिए, या फिर पब्लिक सेफ्टी के लिए हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि भाई ये पर्सन क्या ना करे, ऐसा कोई पब्लिक सेफ्टी को नुकसान ना पहुंचाए। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम उस पर्सन से बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के उसे कस्टडी में डिटेन कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज, ओके। एंड इंक्वायरी कंडक्ट होने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, एक रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, एक रिजल्ट आएगा जहां पे कोर्ट को ये लगेगा 117 में अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा बॉन्ड नेसेसरी है, क्या है, इट इज नेसेसरी टू एग्जीक्यूट सच बॉन्ड ऑफ कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर, तो 117 अप्लाई हो जाएगा, 117 अप्लाई हो जाएगा और मैजिस्ट्रेट उस पर्सन को ऑर्डर करेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उस पर्सन से हम बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लेंगे। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ना जी ना, नेसेसरी है ही नहीं, ऐसा कोई जो इंफॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है, वो हमने इंक्वायरी कर ली, ऐसी कोई बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर, देन 118 में कोर्ट यहाँ क्या करने वाला है, उस पर्सन को रिलीज करेगा, रिलीज फ्रॉम द कस्टडी, एंड क्या करेगा, उस पर्सन को डिस्चार्ज करेगा, उस पर्सन को डिस्चार्ज कर देंगे, डिस्चार्ज हिम इफ ही इज नॉट इन द कस्टडी। कहां से, क्योंकि हमने उसको डिटेंशन में रखा था ना, तो उसको कस्टडी से हम रिमूव कर देंगे, जाओ भैया अपने घर जाओ, ठीक है। एंड अगर वो कस्टडी में नहीं था, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी उस पर्सन को कस्टडी में रखने की, तो हम उस पर्सन को डिस्चार्ज कर देंगे। क्लियर है चीज। अब ठीक है, 117 में आफ्टर इंक्वायरी बॉन्ड एग्जीक्यूट होता है, लेकिन जब मैम एक पर्सन को कन्विक्ट किया गया एक ऑफेंस कमिट करने के लिए, उसके बाद 106 में हमने बोला जिस दिन तुम्हारा कन्विक्टेड पर्सन भी है और उससे हम बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो ये बॉन्ड का जो कमेंसमेंट है वो कब से स्टार्ट होगा, जो बॉन्ड में हमने 3 साल का टाइम पीरियड डाल रखा है, या 10789 में हमने 1 ईयर का टाइम पीरियड डाल रखा है, या सेक्शन 110 में जो हमने 3 इयर्स का टाइम पीरियड डाल रखा है, ये एग्जैक्टली कमेंस कब से होगा, शुरू कब से होगा। तो इन्होंने स्पेसिफिकली 119 में क्या बोला है कि सेक्शन 106 या फिर सेक्शन 107 में जो बॉन्ड लिया जा रहा है या जो सिक्योरिटी ली जा रही है, उस पीरियड का कमेंसमेंट होगा उस दिन से। कब से होने वाला है स्टूडेंट्स,
उस दिन से यहां पर पर्सन का कमेंसमेंट होने वाला है जिस दिन जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, है ना, यस, जिस दिन अगर वो ऑलरेडी सेंटेंस अंडरगोइंग है, मतलब ऑलरेडी कन्विक्टेड है, तो जिस दिन उसका सेंटेंस एक्सपायर हो जाएगा उसके कुछ टाइम बाद, जैसे नॉट कुछ टाइम, जैसे ही सेंटेंस यहाँ खत्म हो जाएगा उसके बाद उसका वो टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा किसका, सिक्योरिटी का। क्लियर कि अब भाई आपने जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है आपको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, मतलब वो टाइम पीरियड आपको ऑब्जर्व करना है जो कि आपने बॉन्ड में मेंशन किया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अदर केसेस में, इन अदर केसेस मतलब अभी वो सेंटेंस अंडरगोइंग नहीं है, तो जिस दिन डेट ऑफ ऑर्डर आया है, जिस दिन ऑर्डर आया है उस दिन से उस पर्सन को यहाँ पर जो सिक्योरिटी में टाइम पीरियड मेंशन था, जो हमने बॉन्ड एग्जीक्यूट करा, जो हमने सिक्योरिटी ली है, वो टाइम पीरियड इमीडिएटली ऑर्डर आते ही कमेंस हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, उसी दिन से 1 साल या 3 साल का टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगा। 120 ये कहता है स्टूडेंट्स बॉन्ड का कंटेंट क्या होगा, बॉन्ड का कंटेंट क्या होगा, जब ऐसा बॉन्ड हम उस पर्सन से भरवा रहे हैं तो उस बॉन्ड में क्या क्या मेंशन होना चाहिए, दिस इज गिवन अंडर योर 120। तो 120 में इन्होंने बोला है shall bind him to keep the peace, the bond to be executed by such person shall bind him to keep the peace or to be of good behavior। तो बेसिकली हमें बॉन्ड में मेंशन करना पड़ेगा कि आपको पीस रखने के लिए या गुड बिहेवियर, किस पर्पस के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया गया है, एज द केस में भी। एंड इन द लैटर केस मतलब जहां बॉन्ड हमने एग्जीक्यूट करवाया है गुड बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए, द कमीशन और अटेम्प्ट टू कमिट और अबेटमेंट एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट इज द ब्रीच ऑफ द बॉन्ड। तो बॉन्ड में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भैया जिस चीज के लिए तुमको गुड बिहेवियर हम ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहे थे, अगर वही चीज तुमने या तो कमिट कर दी या उसका अटेम्प्ट कर दिया या उसका अबेटमेंट कर दिया है, देन हम मानेंगे कि आपने बॉन्ड का ब्रीच किया है। क्या किया है, बॉन्ड का ब्रीच किया है। इज इट क्लियर, बराबर। चलिए तो अब हम चलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज पावर्स ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के 3 बड़े पावर्स हैं। क्या है स्टूडेंट्स, कोर्ट के 3 बड़े पावर्स हैं, 121, 122 एंड 123। क्या पावर्स हैं इसमें, ये चीज हमें थोड़ी अच्छे से गौर से सुननी पड़ेगी। 4 पावर्स हैं, थोड़ा दिमाग में चार्ट छाप लेना। 121 में हमारे मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि पर्सन को हम, जब भी पर्सन ऐसा श्योरिटी लेके आ रहा है, कोर्ट उस श्योरिटी को रिजेक्ट कर सकती है। बोले कि नहीं, ये श्योरिटी अनफिट है। क्या है, ये श्योरिटी अनफिट है। 122 में उस पर्सन ने, जिसको हमने क्या बोला था, एक सिक्योरिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला था, सिक्योरिटी देने के लिए बोला था, उसने डिफॉल्ट कमिट कर दिया। सीधी सी बात है, इंप्रिजनमेंट होने वाला, सोचना ही नहीं है। अगर तुमको फाइन देने को बोला, तुमने फाइन नहीं दिया, तुमको इंप्रिजनमेंट होगा। आपको एक ऑर्डर, आपके अगेंस्ट एक ऑर्डर जारी किया गया था जहां पे आपको सिक्योरिटी देनी थी, आपने वो कंप्लाई नहीं किया, इंप्रिजनमेंट होने वाला। एंड 123 में हम उस पर्सन को रिलीज कर रहे हैं जिसने सिक्योरिटी को ऑब्जर्व करने में फेल कर दिया। अच्छा, किसके पास पावर है, पढ़ेंगे अच्छे से इस पूरे पॉइंट में, लेकिन उससे पहले 121 में कोर्ट के पास ये पावर्स है स्टूडेंट्स कि कोर्ट कौन से ग्राउंड पे सिक्योरिटी नहीं श्योरिटी, देखो थोड़ा स का प्रॉब्लम होता है, समझना है ना। सिक्योरिटी एंड श्योरिटी में मैं ऑलरेडी फर्क बता चुकी हूं। श्योरिटी मतलब हष्ट पुष्ट आदमी लेके आया, कोर्ट ने बोल दिया नहीं, ये तो खुद ऑफेंडर है, इसके तो खुद के अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं, रिलायबल पर्सन नहीं है, ये तो इंसॉल्वेंट पर्सन है। कुछ भी मैटर हो, अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ भी ग्राउंड के ऊपर वो पर्सन अनफिट है श्योरिटी बनने के लिए, कोर्ट उस श्योरिटी को रिजेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, उस श्योरिटी को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन स्टूडेंट्स, बिफोर रिजेक्शन से पहले कोर्ट की कुछ ड्यूटी बनती है। रिजेक्शन से पहले यहाँ पे क्या होने वाला है, मैजिस्ट्रेट यहां पर भी इंक्वायरी करेंगे। क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। होल्ड एन इंक्वायरी एंड ऑन ओथ। इंक्वायरी कैसे होगी, ओथ पे होगी। एज टू व्हाट, एज टू द फिटनेस ऑफ द श्योरिटी, एज टू द फिटनेस ऑफ श्योरिटी। ये जो पर्सन को आप श्योरिटी बनाना चाहते हो ना, यहाँ पे ये फिट है, इसके लिए एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाने वाली है। ऑल्सो गिव रीजनेबल नोटिस, यहां पर एक रीजनेबल नोटिस दिया जाएगा। किसको नोटिस दिया जाने वाला है, यहाँ पे श्योरिटी को, एंड पर्सन फॉर हुम द श्योरिटी इज गिवन। हम किसको देंगे नोटिस, श्योरिटी को भी देंगे, प्लस उस पर्सन को देंगे जिसके लिए ये श्योरिटी बनने के लिए आया है। एंड रिकॉर्ड द एविडेंसेस। क्या करेंगे, एविडेंसेस भी हम रिकॉर्ड करने वाले हैं।
क्लियर है ये चीज? दिस इज गिवन अंडर 121. सो श्योरिटीज हम ऐसे ही रिजेक्ट नहीं कर सकते, ये कोर्ट को देखना पड़ेगा कि बिफोर रिजेक्टिंग द श्योरिटीज उनको ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा. आएंगे सेक्शन 122 पे जो कि बात करता है इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी. क्या बोल रहा है? इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी. जब हमने ऑर्डर पास किया अंडर सेक्शन 106 और 117, देखो 106 और 107 के लिए ही यहां पे वर्ड क्या यूज किया गया? मैजिस्ट्रेट के लिए ही यहां पर वर्ड यूज किया मैजिस्ट्रेट. देखो 106 में हमने बोला कन्विक्शन होने पर हम क्या कर रहे हैं? किसी पर्सन को कन्विक्शन खत्म होने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक के लिए बॉन्ड भरवा रहे कि आपको ये बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, सिक्योरिटी देनी है और आपको 3 साल तक के लिए क्या करना है? पीस मेंटेन करना है. यू हैव टू कीप पीस. 117 में इंक्वायरी होने के बाद फाइनली कोर्ट को लग रहा है दैट इट इज नेसेसरी टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर. तो यहाँ पे इन दोनों ही सेक्शंस के अंडर जो कोर्ट ने ऑर्डर पारित किया है एंड इसका कंप्लायंस नहीं हुआ है, जो हमने डे फिक्स किया था या जो डेट फिक्स की थी उस दिन उस पर्सन ने क्या नहीं किया? डिफॉल्ट कर दिया सिक्योरिटी देने में. तो यहाँ पे कोर्ट क्या करने वाला है? उस पर्सन को इम्प्रिजनमेंट देगा. क्या करेगा? इम्प्रिजनमेंट देगा. लेकिन इम्प्रिजनमेंट अलग अलग प्रकार की होने वाली है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना. अगर हमने बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया था किसके लिए? कीपिंग पीस के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया था अंडर सेक्शन 106 एंड 107 में ही पीस कीप करने के लिए. देखो फॉर कीपिंग पीस 2 सेक्शंस में बॉन्ड एग्जीक्यूट होता है, 106 में एंड 107 में. 106 में कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस के लिए एंड 107 में किस चीज के लिए? अदर ऑफेंसेस के लिए. और अगर इस बॉन्ड का आपने टाइम पे सिक्योरिटी नहीं दिया तो कोर्ट क्या करने वाला है? यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट देगा. लेकिन इम्प्रिजनमेंट का नेचर कैसा होगा? सिंपल होगा. एंड अगर गुड बिहेवियर के लिए आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला अंडर सेक्शन 108, आपने कंप्लाई नहीं किया, सिंपल इम्प्रिजनमेंट. लेकिन अगर गुड बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए दैट इज हैबिचुअल ऑफेंडर या सस्पेक्टेड पर्सन, 109 सस्पेक्टेड पर्सन, 110 हैबिचुअल ऑफेंडर, 108 कौन था? 108 यहाँ पे हमारा वो पर्सन था जो कि सेडिशियस मटेरियल को डिसमेंट कर रहा है. तो 109 एंड 108 में आपने ऐसे बॉन्ड को टाइम पे, ऐसे बॉन्ड के अंतर्गत टाइम पे सिक्योरिटी जमा नहीं कराई है, इम्प्रिजनमेंट होगा जो कि सिंपल या रिग्रेस हो सकता है. क्लियर है ये चीज? अब 122 में हमने पढ़ा कि इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अगर आपने टाइम पे सिक्योरिटी नहीं दिया तो. बट 123 क्या कहता है? 123 ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि ये कोर्ट के पास पावर है, स्पेसिफिकली आपके डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सीजीएम के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं? पर्सन को रिलीज कर सकते हैं, उस पर्सन को जिसको हमने इम्प्रिजनमेंट में भेजा था. क्यों? क्योंकि उसने सिक्योरिटी नहीं दी. यहाँ पे फेलियर कर दिया ना. 122 का नतीजा क्या होगा? फेलियर करने का नतीजा क्या होगा? 122. और 122 पे इम्प्रिजनमेंट मिलने पर भी 123 में हम क्या कर सकते हैं? एक पर्सन को रिलीज कर सकते हैं. एक बार 123 का सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे. 123 का हम सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे which says whenever district magistrate in the case of order passed by executive magistrate under 117 में अगर executive magistrate ने order पारित किया, और executive magistrate कहाँ पे order पारित करते हैं? executive magistrate order पारित करते हैं 107 से लेके 110 में. उसके लिए मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी की और 117 में लगा यस इट इज परफेक्ट, इस पर्सन के अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर पारित करना चाहिए. तो उस केस में कौन? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसे पर्सन को रिलीज कर सकते हैं जब उसने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किए गए ऑर्डर को स्पेसिफाइड टाइम के अंदर सिक्योरिटी नहीं दी. तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या कर देंगे? उस पर्सन को इम्प्रिजनमेंट देने के बाद, इम्प्रिजनमेंट कौन दे रहा है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. उसके बाद भी क्या कर देंगे? उस पर्सन को हम रिलीज कर सकते हैं. ठीक है. Whenever district magistrate in the case of order passed by executive magistrate under 117 or CGM in any other cases. CGM कहाँ होगा? 106 के मामले में. 106 के मामले में CGM is of opinion that the person imprisoned, जिस पर्सन को हमने imprisonment के लिए भेजा था, क्यों? For the failing of giving the security under this chapter, may be released without hazard to the community or to any other person. He may order such person to be discharged. यहाँ पे
डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सीजीएम के पास पावर है कि उस पर्सन को हम रिलीज कर देंगे, जेल से उसको निकाल देंगे, चलो भैया बाहर आ जाओ, प्रोवाइडेड दैट इट इज नॉट हजार्डियस टू द कम्युनिटी और एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के लिए या समाज के लिए वो व्यक्ति को छोड़ा जाना या डिस्चार्ज करना घातक नहीं है, तो उस पर्सन को डिस्चार्ज किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट बोला है हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये तीन चीजें और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी का अमाउंट रिड्यूस कर सकते हैं। दिख गया ये पॉइंट, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी मतलब पैसा मिलता है, यहाँ पे पैसा मिलता नहीं मतलब पैसा लिया जाता है, दैट इज कैश लिया जाता है। सबसेक्शन 2 पढ़ रही हूँ, whenever any person has been imprisoned for failing to give the security under this chapter, high court, court of session or where the order has been passed by any other order, तो उस मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीजीएम may make any order reducing the amount of security and the number of sureties. Number of sureties क्यों? क्योंकि श्योरिटी हमेशा आदमियों की लगती है, आदमी आता है वहां गवाही देने के लिए। और द टाइम फॉर विच द सिक्योरिटी हैज बीन रिक्वायर्ड, मतलब इस सिक्योरिटी का टाइम पीरियड भी हम कम कर सकते हैं। कौन सा टाइम पीरियड? जो कि हमें 106 में 3 इयर्स के लिए दे रखा है, 110 में 3 इयर्स के लिए दे रखा है, 107, 8, 9 1 ईयर के लिए जो दे रखा है, उस टाइम पीरियड को हम रिड्यूस कर सकते हैं। कौन? हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जीए। और कौन कर सकता है? एक मिनट स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, डीएम और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इट इज नॉट जेएमएफसी, इट इज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजेएम। ओके, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, दिस इज नॉट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। आई अपोलोजाइज फॉर द एरर। ठीक है, तो ये तीन चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 ने ये बोला कि जो ये ऑर्डर पारित कर रहे हैं, कौन सा ऑर्डर? रिलीज करने का। सबसेक्शन 1 में डिस्चार्ज कर रहे हैं ना, रिलीज कर रहे हैं, यहां पर भी कुछ कंडीशंस डाली जा सकती है, नहीं भी डाली जा सकती। मतलब ये जो रिलीज भी हो रहा है ये कंडीशनल ऑर्डर है, कुछ कंडीशंस पे रिलीज कर सकते हैं डीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। लेकिन जब कंडीशनल ऑर्डर की हमने बात की तो ये कंडीशनल ऑर्डर में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है, ये स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है। एंड जो एक बार जिस पर्सन को हमने डिस्चार्ज किया, कौन से सेक्शन के अंडर? 123 सब सेक्शन 1 के अंडर जब हम पर्सन को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो इस ऑर्डर को आगे कैंसिल भी किया जा सकता है। मतलब पहले तो हमने उसको अरेस्ट किया, उसको जेल भेजा, ठीक है, उस पर्सन को क्या करा? जेल भेजा, और उसको बोला अच्छा ठीक है हम तुमको रिलीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको हमें लगता है कि कीपिंग पीस के लिए रिलीज कर सकते हैं। रिलीज कर दिया, अब उसने सिक्योरिटी दी नहीं, जो सिक्योरिटी पे हम उसको ऑर्डर, जो हम बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहे थे वो उसने दिया नहीं तो हमने उसको जेल भेज दिया। अब जेल से उस पर्सन को, दैट इज इम्प्रिजनमेंट से उस पर्सन को रिलीज करने का, डिस्चार्ज करने का पावर हमने सबसेक्शन 1 में डीएम या फिर सीजीएम को दे दिया। रिलीज कर तो दिया, लेकिन रिलीज भी कब किया? वापस कंडीशन पे किया। अब इस कंडीशन को फिर से ऑब्जर्व नहीं किया तो फिर से जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि कंडीशन को हमने, या इस ऑर्डर को, दैट इज कंडीशनल ऑर्डर को कैंसिल करने का बात यहाँ पे सबसेक्शन 5 में की जा रही है। सो बेसिकली ऑर्डर एग्जीक्यूट करने को बोला, तुमने नहीं किया तो तुमको जेल भेजा। 123 क्या बोल रहा है कि इम्प्रिजनमेंट होने के बाद भी हम रिलीज कर सकते हैं। रिलीज कैसे करेंगे? और ऑर्डर के थ्रू। ऑर्डर में क्या हो सकती है? कंडीशन हो सकती है। कंडीशन का कंप्लायंस नहीं किया तो फिर से इन कोर्ट्स को पावर है, क्या कर सकते हैं? उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो, बोलेंगे वापस आओ जेल में। कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज फॉर द नॉन कंप्लायंस। तो सबसेक्शन 5 क्या कहते हैं? एक बार सबसेक्शन 5 पढ़ेंगे 123 का। इट सेज इफ एनी कंडीशन अपॉन विच द पर्सन हैज बीन डिस्चार्ज in the opinion of DM or CGM by whom the order of discharge was made or a successor not fulfilled may cancel it। कैंसिल कर देंगे इसको, और जब कैंसिल किया तो वापस के, मतलब घूम फिरा के रिलीज अरेस्ट यही चल रहा है 123 में। फिर सबसेक्शन 6 में क्या बोला? सबसेक्शन 6 में बोला कि जब हमने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया तो पर्सन को अरेस्ट करेंगे। When the conditional order of the discharge has been cancelled under subsection 5, such person may be arrested by the police officer without warrant। Without warrant फिर से अरेस्ट किया जा सकता है। Can I connect it with section number 41? Yes, क्योंकि वहां पर भी अरेस्ट विदाउट वारंट हो रहा है। Such person may be arrested by the police officer without warrant and shall, आगे क्या होने वाला है? उसको प्रोड्यूस करेंगे, किसके सामने प्रोड्यूस करेंगे? डीएम और सीजीएम के साथ, उसी के सामने जिसने वो ऑर्डर पारित किया था कि चलो तुमको रिलीज करते हैं, ठीक है, उन्हीं के सामने वापस प्रोड्यूस किया जाएगा। ओके,
और द सीजीएम, बराबर। सबसेक्शन 7 ये बोलता है जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया गया उस अरेस्टेड पर्सन को, तो रिमांड मतलब अब उसको वापस कस्टडी में भेजेंगे। रिमांड के लिए भेजेंगे कब तक? अंटिल द सिक्योरिटी इज गिवन इन अकॉर्डेंस विद द ओरिजिनल कंडीशन और द ओरिजिनल ऑर्डर। जो ओरिजिनल ऑर्डर पे हम तुमको जिस ऑर्डर पे रिलीज कर रहे थे, मतलब 106 में, 107, 8, 9, 10 में जो हम जिस ऑर्डर पर तुमको रिलीज कर रहे थे, उस ऑर्डर का तुमने कंप्लायंस नहीं किया तो तुमको जेल में डाला। जेल से तुमको रिलीज किया था कुछ कंडीशंस पे, कुछ ऑर्डर्स पे, मतलब कुछ एक ऑर्डर पारित करके तुमको रिलीज किया, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन लगाई हुई थी, तुमने वो कंप्लाई नहीं की, इसलिए तुमको वापस लेके आए। तो जो तुमको पहली बार डिस्चार्ज किया था, हमने पहली बार डिस्चार्ज किया था क्योंकि तुमने सिक्योरिटी नहीं दी, लेकिन फिर भी हमने तुमको डिस्चार्ज किया, उस ओरिजिनल ऑर्डर की कंप्लायंस में, उस ओरिजिनल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लाओ वापस सिक्योरिटी दो, लाओ वापस सिक्योरिटी दो। क्लियर है? एंड अब उसको वापस रिलीज कर देंगे। अब उसको वापस रिलीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने सिक्योरिटी दे दी। तो पहली दफा ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया, इसलिए उसको जेल में डाला। दूसरी दफा हमने 123 में क्या कर दिया? हमने उसको 123 में डिस्चार्ज कर दिया, चलो ठीक है जाने दो, तुमको रिलीज कर दिया, लेकिन तुमको रिलीज कर रहे हैं कंडीशनल ऑर्डर पे, तुमने कंडीशनल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, इसलिए हमने तुमको वापस से जेल में डाल दिया। अब तुमको जब वापस से हम रिमांड पे भेज रहे हैं, जब हम तुमको वापस कस्टडी में डाल रहे हैं, तो तुमको फिर से बोल रहे, देखो सुन लो, पहले जिस ऑर्डर पे तुमको रिलीज किया था, अगर उसका कंप्लायंस कर देते हो, उसके अकॉर्डिंग हमको सिक्योरिटी दे देते हो, तो हम तुमको रिलीज कर देंगे। तो सबसेक्शन 8 में हम वापस से रिलीज कर रहे हैं। सबसेक्शन 6 पढ़ूंगी मैं, सबसेक्शन 6 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसेक्शन 7, unless the person gives the security in accordance with the terms of the original order of the unexpired portion of the term. Unexpired portion of the term मतलब ओरिजिनल ऑर्डर की बात की जा रही है, सॉरी ये वाला ऑर्डर नहीं है, ये वाले ऑर्डर की बात नहीं की जा रही है। ओरिजिनल ऑर्डर मतलब 111 में जिस ऑर्डर पे हम तुमको रिलीज कर रहे थे, जितने टाइम पीरियड तक के लिए तुमको रिलीज कर रहे थे, तो उस टाइम में से जो टाइम पीरियड तुम्हारा एक्सपायर नहीं हुआ है, उसके लिए तुमको सिक्योरिटी देनी पड़ी। मान लो तुम्हें 3 साल तक के लिए रिलीज किया, तो तुमने सिर्फ 6 महीने तक के लिए गुड पीस किया, फिर तुमको जेल में लेके आ गए, तो बाकी कितना टाइम पीरियड बचा? 2.5 साल बचा। तो 2.5 साल क्या हो गया? अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड हो चुका है। सबसेक्शन 7 ये कहता है with the terms of original order for the unexpired portion of the term for which he was at the first instance committed or ordered to be detained. Clear? Next आगे बोला है okay, may remand such person to imprison to undergo for the unexpired portion. तो जितने टाइम पीरियड तक के लिए तुमको रिलीज किया गया था, बाकी का टाइम पीरियड तुम ऑब्जर्व नहीं कर पाए ना, तो जितना टाइम पीरियड तुमको गुड पीस रखने के लिए या पीस रखने के लिए या गुड बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए बोला था, वो तुमने नहीं किया, उतने टाइम पीरियड तक के लिए तुमको क्या किया जाएगा? कस्टडी में डिटेन किया जाएगा, दैट इज इम्प्रिजन किया जाएगा, प्रिजन में भेज दिया जाएगा। सबसेक्शन 8 ये कहता है अ पर्सन रिमांडेड टू प्रिजन अंडर सबसेक्शन 7, यहाँ पे जिस पर्सन को हमने रिमांड पे भेजा, ये सब सेक्शंस कनेक्टेड है, रिमांड पर भेजा है, उसको रिलीज किया जाता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 122 बी रिलीज एट द टाइम ऑफ गिविंग सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर फॉर द अनएक्सपायर्ड पोर्शन। ठीक है, तो यहां पर हम उसको वापस से रिलीज कर सकते हैं अगर वो जो अनएक्सपायर्ड पोर्शन के लिए जो ऑर्डर हमने पारित किया था, जितने टाइम पीरियड तक के लिए हमने उसको ऑर्डर दिया था कि इतने टाइम पीरियड तक के लिए तुमको पीस या गुड बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, उतना उस टाइम पीरियड में से जितना टाइम पीरियड अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, जिस टाइम पीरियड के लिए उसने पीस या गुड बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं किया है, उतने टाइम पीरियड तक के लिए जेल में डाल देंगे। लेकिन अगर वो सिक्योरिटी देता है उस अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड के लिए, तो वापस से उसको रिलीज कर देंगे। एंड सबसेक्शन 9 ये बोलता है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन मे कैंसिल द बॉन्ड ऑफ कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर फॉर द सफिशिएंट रीजंस। तो बेसिकली हमने हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को सुपीरियर पावर्स दे दिए हैं कि किसी भी सफिशिएंट ग्राउंड्स पे वो ये बॉन्ड को कैंसिल कर सकते हैं। कौन सा? जिस बॉन्ड पे हमने 111 में, दैट इज 111 में कौन से ग्राउंड्स पे रिलीज कर रहे हैं? 6, 7, 8, 9, 10। तो उस बॉन्ड को क्या किया जा सकता है? कैंसिल किया जा सकता है। सबसेक्शन 9 पढ़ूंगी, द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन मे एट एनी टाइम फॉर द सफिशिएंट रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कैंसिल एनी बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस और फॉर गुड बिहेवियर एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर। may make such cancellation where such bond was executed under this order। ठीक है, क्लियर है। एंड सबसेक्शन 10 क्या बोलता है? श्योरिटी, जो यहाँ ये भाई आया था श्योरिटी बन के, ये खुद भी कोर्ट को अप्लाई कर सकता है, सॉरी बॉन्ड को कैंसिल करो, मैं इस पर्सन का श्योरिटी नहीं बनना चाहता, मैं इस पर्सन का श्योरिटी नहीं बनना चाहता, प्लीज मुझे डिस्चार्ज कीजिए, मैं इस पर्सन के लिए लड़ाई झगड़ा हो गया, ये मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है उसके ऊपर, मैं यहाँ से खुद को डिस्चार्ज करना चाहता हूँ, आप इस बॉन्ड को कैंसिल कीजिए। तो श्योरिटी खुद भी आ सकता है, ये बोल सकता है दैट
कैंसिल दी बॉन्ड। एंड जब ऐसा बॉन्ड कैंसिल होता है या ऐसी एप्लीकेशन लगाई है श्योरिटी ने, उस वक्त कोर्ट उस पर्सन को समन भेजेगा या वारंट इशू करेंगे ताकि उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सके जिस पर्सन के लिए इस पर्सन ने क्या क्या श्योरिटी दी थी। ठीक है, 110 पढ़ूंगी। एनी श्योरिटी फॉर द पीसफुल कंडक्ट और गुड बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन, जो पर्सन श्योरिटी बना था दूसरे पर्सन के लिए, किसके लिए, ताकि वो पीसफुल कंडक्ट करे या फिर गुड बिहेवियर ऑब्जर्व करे, ऐसे पर्सन के लिए श्योरिटी दी थी ना, मे एट एनी टाइम अप्लाई टू द कोर्ट मेकिंग सच ऑर्डर, जिस कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर किया है उसी कोर्ट को ये एप्लीकेशन देंगे टू कैंसिल द बॉन्ड। एंड ऐसा एप्लीकेशन देने पे, ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड द कोर्ट शैल, या तो समन इशू करेंगे या वारंट इशू करेंगे, रिक्वायरिंग द पर्सन फॉर हुम द श्योरिटी इज बाउंड टू अपीयर और टू बी ब्रॉट बिफोर दैट। तो जिस पर्सन के लिए श्योरिटी को अपीयर होना चाहिए था या कोर्ट के सामने लाना चाहिए था, उस पर्सन के एप्लीकेशन देने पर कोर्ट क्या कर सकता है, ऐसे बॉन्ड को कैंसिल कर सकता है। 124 इज द फाइनल सेक्शन दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। क्लियर है चीज? अब सुनो ये क्या पॉइंट बोलता है। 124 ये बोल रहा है सिक्योरिटी फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बॉन्ड। अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बॉन्ड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 3 इयर्स के लिए हमने 106 पे रिलीज किया या 110 में रिलीज किया। पर्सन ने सिर्फ 6 मंथ्स के लिए गुड पीस ऑब्जर्व किया, सॉरी गुड पीस नहीं, पीस रखा अंडर 106 एंड 110 पे सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए उसने गुड बिहेवियर ऑब्जर्व किया। बचा कितना, 2.5 साल बचा। तो इस 2.5 साल तक के लिए कोर्ट क्या कर सकता है, सिक्योरिटी ले सकता है। लेकिन कब, व्हेन समन और वारंट फॉर द अपीयरेंस हैज बीन पास्ड आउट 121 सबसेक्शन 3 एंड 123 सबसेक्शन 10। 123 सबसेक्शन 10 मतलब श्योरिटी एप्लीकेशन दे रहा है कि बॉन्ड को कैंसिल कीजिए। श्योरिटी खुद ही जिस पर भरोसा किया वही जाके कोर्ट में बोल रहा है कि एप्लीकेशन डाल रहा है कि ये बॉन्ड को कैंसिल कीजिए। 123 सबसेक्शन 3 में कब हो रहा है स्टूडेंट्स, 123 में हमने कोर्ट को पावर दिया था जब कोर्ट यहाँ पे श्योरिटी को रिजेक्ट कर रहे हैं, कोर्ट यहाँ पे श्योरिटी को रिजेक्ट कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं एक्सेप्ट करने के लिए। तो उस वक्त अब यहाँ पे कोर्ट क्या बोलेंगे, फ्रेश सिक्योरिटी लाइए अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड तक के लिए। तो समन और वारंट इशू करने पर फॉर अपीयरेंस, किसकी अपीयरेंस के लिए, वो पर्सन जिसके लिए एक पर्सन ने श्योरिटी दी, कौन, दैट इज टू से अक्यूज हो सकता है, कन्विक्टेड पर्सन हो सकता है। जब भी इसको अपीयर करवाया जा रहा है, दैट इज अपीयर हो रहा है, या ब्रॉट मतलब अरेस्ट करके लेके जा रहा है मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, उसका वो पुराना वाला बॉन्ड कैंसिल कर सकते हैं और न्यू ऑर्डर पास करके उस पर्सन को बोलेंगे फ्रेश सिक्योरिटी लेके आओ अंटिल द अनएक्सपायर्ड पीरियड। जितना टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ ना, हमने बोला था तुमको 3 साल तक के लिए तुमको यहाँ पे गुड बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, पीस रखना है, अभी तुमने सिर्फ 6 महीने तक के लिए रखा है। तुम्हारा खुद का दोस्त आके बोल दिया ये एप्लीकेशन को, ये बॉन्ड एप्लीकेशन देके बोला कि इस बॉन्ड को कैंसिल करो, अभी भी तुम्हारा 2.5 साल बचा है। किस चीज के लिए, 2.5 साल बचा है, अभी भी तुम्हारा गुड बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए या पीस रखने के लिए। तो जो टाइम पीरियड बच गया, जो टाइम पीरियड अनएक्सपायर है, उतने टाइम पीरियड तक के लिए फ्रेश सिक्योरिटी दीजिए। फ्रेश सिक्योरिटी, आई होप वर्ड फ्रेश सिक्योरिटी हैज बीन यूज्ड। यस, फ्रेश सिक्योरिटी फॉर द सेम पर्पस, फॉर द सेम पर्सन डिस्क्रिप्शन एज द ओरिजिनल सिक्योरिटी। जो ओरिजिनल सिक्योरिटी में जैसा डिस्क्रिप्शन है वैसा ही उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करते हुए न्यू फ्रेश सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। क्लियर है चीज? सो आई होप 124 आपको अच्छे से समझ आया होगा और ये सेशन आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थोड़ा आप अगर इस पूरे चैप्टर को देखोगे तो आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, पूरी प्रोसीजर समझनी है, पूरी प्रोसीजर समझनी। हम ऑलरेडी ये प्रोसीजर समझ चुके हैं। प्रोसीजर समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको ये पूरा चार्ट समझना पड़ेगा। ये ग्राउंड्स है रिलीज के, ये प्रोसीजर है कि फाइनल ऑर्डर कैसे पारित हो रहा है। फाइनल ऑर्डर 111 में पास होता है, लेकिन 112 में हम क्या कर सकते हैं, 112 में अगर पर्सन प्रेजेंट हो रहा है, नहीं प्रेजेंट हो रहा है तो क्या मामला है, प्रोसीजर है। 103 में, नॉट 103, सेकेंड पार्ट में हम प्रोसीजर अपना रहे हैं एंड थर्ड पार्ट में हम इंक्वायरी कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में हम इंक्वायरी कर रहे हैं, तो इंक्वायरी का पूरा प्रोसीजर चलता है एंड फाइनली फिर हम कोर्ट के पास ये पावर देते हैं कि कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकता है, कोर्ट चाहे तो यहाँ पर उस अपने पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए 121 में श्योरिटीज को रिजेक्ट कर सकता है, 122 में पर्सन फेलिंग टू गिव द सिक्योरिटी को इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, 123 में उस पर्सन को हम रिलीज कर सकते हैं, 124 में बोल सकते हैं अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड तक के लिए आप यहाँ पे हमें न्यू
सिक्योरिटी, फ्रेश सिक्योरिटी में एंटर हुई है। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। अच्छा सेशन है, अच्छे से सारे सबसेक्शंस को पढ़ना, बहुत मजा आएगा। एक स्टोरी बना के पूरे सेक्शंस को या सेगमेंट्स को पढ़ोगे तो मजा आएगा। स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 122 एंड 123 की एक स्टोरी बना के पढ़ना, बहुत मजा आएगा। सो यस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। आई होप you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.